दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे लखनऊ का दर्शन इस डबल डेकर बस से। ये है यूपी स्टेट टूरिज्म की बस और इसे मैंने बुक किया है उनकी वेबसाइट से। इसकी टिकट पड़ती है 500 रुपये पर पर्सन और बच्चों की टिकट है 400 रुपये की और इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अंदर आपको गाइड की सुविधा, फ्रूटी और वाटर बॉटल्स भी मिलती हैं। तो आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये बस कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से हमें लेकर जाती है। तो दोस्तों देखिए, बस के ऊपर रेजिडेंसी की बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ा इमामबाड़ा बना हुआ है, यूपी विधानसभा की बिल्डिंग है, क्लॉक टावर है, श्री राम मंदिर है, राम जी की प्रतिमा है और ये बस एक तरह से यूपी के जो राजधानी है लखनऊ उसको प्रतिबिंबित करती है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी फैसिनेटिंग डिज़ाइन है इसका। तो देखिए दोस्तों, ये है इस बस का इंटीरियर। बाहर भी ऑरेंज कलर है और सीटों का कलर भी ऑरेंज है और यहाँ डस्टबिन्स मिलेंगी आपको। पीछे का गेट है ये बस का और यहाँ से स्टेयर्स हैं जो आपको लेकर जाती हैं अपर डेक पर। और ऊपर हालांकि ये बस का जो रूफ़ है वो ऊपर नहीं होता है, बट अब ऊपर बैठना एक मतलब आपको थोड़ा और मज़ा और आनंद का एहसास कराता है, तो हम ऊपर भी चलेंगे। और ये एक ईवी बस है। हमारा पहला पड़ाव आ चुका है और ये है जीपीओ। तो इसकी हिस्ट्री हम समझेंगे और जानेंगे इस जीपीओ की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ ये इट वाज द रिंग थिएटर और यहीं पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ लिखा था भारतीय और कुत्ते अंदर अलाउड नहीं है, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड। और यहीं पर उसका बॉल डांस, अंग्रेज़ बॉल डांस करते थे, उनके थिएटर्स होते थे, प्लेस वगैरह होते थे और ये सारी चीज़ें यहाँ उनके लिए अरेंज होती थी। अभी हम अंदर चलेंगे और इसकी एक खासियत है उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए। Hello, welcome to all of you. Myself Shashank Srivastava and I'm working with UP Tourism past 16 years. लखनऊ के बारे में कहा गया है, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, एक शहर नहीं कूचाओ बाज़ार नहीं। एक शहर नहीं कूचाओ बाज़ार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फ़रिश्तों के पते मिलते हैं। इसकी गलियों में फ़रिश्तों के पते मिलते हैं। जो लखनऊ में आते हैं वो अदब, आदाब, शवाब, कबाब और यहाँ की नज़ाकत, नफासत से रूबरू होते हैं। और कहते हैं कि पहले आप की संस्कृति और सभ्यता ने हमें बहुत लोगों के साथ जोड़ कर रखा है। जब पूरी दुनिया अलग परिवेश में, अलग चीज़ों में जी रही थी, तब हमारे यहाँ कला और संस्कृति और तहज़ीब जन्म ले रही थी। और ये शहर एक दिन में नहीं बना और ये शहर सिर्फ़ और सिर्फ नवाबीनों के लिए नहीं जाना जाता है। ये शहर जाना जाता है यहाँ की प्राचीनतम विरासत के लिए। आपको बता दूँ कि लखनऊ इज़ नोन फॉर लक्ष्मण जी ऑल्सो। कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके ये लोग अयोध्या तशरीफ़ लाए, अयोध्या आने के बाद इन्होंने, राम जी ने, जो हमारे राजा हैं, उन्होंने ये शहर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को गिफ्ट किया। और गिफ्ट करने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस पूरी डायनेस्टी को बसाया, बनाया और आगे बढ़ाया। उसके बाद उनके दो बेटे हुए। एक का नाम आपको पता है किसी को? लक्ष्मण जी के बेटे का नाम प्लीज़ सर, भाई लोग नहीं? अच्छा, तो लक्ष्मण जी के बेटे का नाम चंद्रकेतु और अंगद था। और कहते हैं कि गोमती रिवर, जो हमारे शहर की लाइफलाइन कही जाती है, वो भी इसी शहर से बहती है। तो उसके बारे में भी जिक्र होता है कि जब लक्ष्मण जी के पुत्रों को ये दायित्व मिला कि आपको यहाँ की पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभालना है, क्योंकि उन्होंने, जब लक्ष्मण जी चले गए तो उन्होंने ये पदभार, ये जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को दी। एक को पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया, एक को पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और वही दोनों भाई जब गोमती की परिक्रमा कर रहे थे, तो मतलब आप समझ सकते हैं मैं गोमती का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गोमती बहुत प्राचीनतम नदियों में से एक है। और कहते हैं 134 नदियाँ पहले गोमती नदी में मिलती थी, जो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, है ना। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद अभी आप यहाँ से, शहर से थोड़ा बाहर जाएंगे, नैमिषारण्य की तरफ जाएंगे, तो वहाँ आपको नदी बहुत क्लीन मिलेगी। आपको नीचे का सरफेस दिखाई पड़ेगा, इतनी क्लीन है। लेकिन शहर में आते आते नाले वगैरह गिर रहे थे जो अभी, लेकिन उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए हमारी गवर्नमेंट ने,
तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो परिक्रमा कर रहे थे, तभी वहाँ उनको डर लगा एक जगह, और वहीं पर एक चंद्रमा से प्रकाश अवतरित होता है, लक्ष्मण जी के बेटों के ऊपर पड़ता है, और वहीं पर चांद्रिकन देवी मंदिर बनता है जो नैमिषारण्य के रास्ते में पड़ता है, और बहुत फेमस और बहुत प्राचीनतम मंदिर है। जो लखनऊ के लोग होंगे वो चांद्रिकन देवी के बारे में जानते होंगे, है ना। उसके बाद समय बदलता है, डायनेस्टीज चेंज होती हैं और युग परिवर्तित होता है। और पहली शताब्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ कुषाण वंश का शासन हुआ करता था, और उस समय राजधानी यहाँ की हुआ करती थी, कुषाणों की राजधानी मथुरा और पौरुषपुर यानी आज का पेशावर, और लखनऊ एंड अयोध्या वॉज द सिल्क रूट, इनके सिल्क रूट हुआ करते थे। और उसके बाद तीसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक गुप्त वंश का राज रहा, और उनकी भी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रामाणिकता के साथ बताऊँगा और बता रहा हूँ, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से, जहाँ आपकी बस खड़ी थी वहाँ से बस जब चली तो वहाँ तक की दूरी 28 किलोमीटर है। वहाँ से एक जगह पड़ती है हुलासखेड़ा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो महज 28 किलोमीटर दूर है। वहाँ अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, जहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है, जहाँ बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ, सुंदर जल निकास प्रणाली, सुंदर सिविलाइजेशन, सुंदर मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें मिली हैं जो कि हमारे स्टेट म्यूज़ियम में रखी हैं, जो कि चिड़ियाघर में स्थित है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। तो ये कहना थोड़ा गलत होगा कि ये लखनऊ जो बना बसा वो सिर्फ नवाबीनों के काल में बना, उससे पहले भी लखनऊ की सिविलाइजेशन थी। उसके बाद आ जाइए 6ठी से 9वीं शताब्दी तक गुर्जर और प्रतिहार राजवंशों का, गुर्जर और मौखिर प्रतिहार राजवंशों का राज हुआ करता था, और उनकी राजधानी, उनकी कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी। मैं कवर पेज बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि ये समय की बाध्यता वाला टूर है। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजा बिजली माने पासियों का राज था, जिसमें राजा बिजली पासी हुए, राजा लखना पासी हुए। उनके 13 किले मौजूद थे यहाँ, जिसमें से आप आशियाना, यहाँ एक जगह है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, एक पासी का किला मौजूद है, और बहुत ही बृहद इतिहास है। कहते हैं आला उद्दल से भी उनका युद्ध हुआ था, जिसमें आला उद्दल को उन्होंने बराबरी की टक्कर दी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उनको परास्त कर दिया था राजा बिजली पासी ने। राजा बिजली पासी इतने पहलवान थे, इतने ताकतवर थे, क्योंकि पहले की जो तलवारें अगर आप उठाएंगे, बात करेंगे, तो बहुत भारी भारी तलवारें होती थी, उसके लिए बाहुबल बहुत चाहिए होता था। लेकिन अभी आप जहाँ खड़े हैं ये रिंग थिएटर था, और रिंग थिएटर के साथ साथ आपने सुना होगा एक कांड हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना, 1925 में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया और उस ट्रेजरी हंटिंग को अंजाम दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग 1926 में पकड़ गए, और यहीं कैसरबाग के पास से ही पकड़े गए। कैसरबाग एक चौराहा है यहाँ पर, और कहते हैं कि उसमें 40 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 17 लोगों पे मुकदमा चला। और लूट का मुकदमा किस प्रकार से हत्या के मुकदमे में तब्दील हुआ, कहते हैं मनमथ नाथ गुप्ता वॉज द फ्रीडम फाइटर, जो उनके साथ थे उस समय ट्रेन में। और ये लोग जब बाहर खड़े थे और ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक वकील अहमद कर व्यक्ति ट्रेन से उतरता है और अपनी कहते हैं कि महिला डब्बे में बैठी हुई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा होता है। तो ही मनमथ नाथ गुप्ता के माउज़र से एक गलती से गोली चलती है और वकील अहमद को लगती है, और वो गिर जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार ये जो मुकदमा था, वो मुकदमा गया हैमिल्टन लूबो की कोर्ट में। हैमिल्टन लूबो वॉज द, कहते हैं वो इस बात से प्रचलित था, प्रख्यात था, कुख्यात हैंगिंग जज नाम से बहुत विख्यात था वो। कहते हैं कि उसके बाद जब उसके कोर्ट में मुकदमा आया तो उसने इन सभी लोगों पर मुकदमा चलाया, और बाद में हत्या, यानी हत्या के आरोप में इनको सज़ा दी गई और मृत्युदंड हुआ, जिसमें से अशफाकुल्ला खां को 2 दिन बाद मृत्युदंड तय हुआ उनका, बाकी 3 को मृत्युदंड पहले दे दिया गया। और कहते हैं कि जिसमें से रोशन सिंह को भी तय डेट से पहले
मृत्युदंड दिया गया, यानी उनको भी 2 दिन पहले। और इन चारों क्रांतिकारियों को, एक को गोरखपुर, एक को फैज़ाबाद, एक को गोंडा और एक को प्रयागराज की जेल में फांसी हुई। तो ये इस तरह से, तो ये वो जगह हैं जहाँ चुपचाप से रातों रात कोर्ट शिफ्ट की गई और इंपीरियल रिंग थिएटर को कन्वर्ट किया गया किसमें, कोर्ट में। और यहीं मुकदमा चला और यहीं अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय ये रोडें, ये सड़कें, ये पूरा कोर्ट, ये पूरा रिंग थिएटर घिरा हुआ था क्रांतिकारियों से। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ मुकदमा चल रहा है और बाहर, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम गूंज रहा था और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लग रहे थे। तो ये वो शहर है जिसने बहुत ही दंश झेला है। 1857 भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम सेना, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यहीं हुआ। यहाँ से हमने, इसी शहर ने अंग्रेज़ों को यहाँ से माने भागने पे मजबूर कर दिया। हमारे क्रांतिकारियों ने हमें, हमारे ऊपर दोबारा कब्ज़ा सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की गद्दारियों की वजह से हुआ। और वो युद्ध हमारा हारने के पीछे एक रीज़न था, हम हारे नहीं, पहले हम जीते ना, उसके बाद दोबारा उन्होंने हम पे कब्ज़ा किया। इसलिए क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। अगर उस समय सारी जगह चिट्ठियाँ एक साथ चली जाती, जो मेरा एनालिसिस है अबाउट दिस थिंग, तो मुझे लगता है कि सारी चिट्ठियाँ और सारी टेलीग्राम्स अगर समय पर पहुँच गए होते और सारी जगह एक साथ विद्रोह उठा हुआ होता, तो वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाता। 1857 में 100 साल जो हमने अंडर प्रेशर झेला ना, 100 साल पहले ही वो भारत छोड़ देते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक क्रांति थी। और 1857 की क्रांति शुरू क्यों हुई उसकी भी कहानी मैं आपको रेजिडेंसी में बताऊंगा। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ जो मैंने आपको बताया वो साफ साफ लिखित है, स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। देखिए, इट वॉज द कोर्ट रूम जहाँ पर काकोरी कांड पर, काकोरी ट्रेन एक्शन का ट्रायल हुआ। एंड यहाँ आप देख सकते हैं काकोरी केस चलने के दौरान अभियुक्तों का लिया गया छायाचित्र है ना। ये 17 लोग इसमें कल्पित बनाए गए, जिसमें से जगदीश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुलबिश, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, गोविंद चरण कमल दुलारे, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, शशि चंद्र सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रवेश कुमार चटर्जी। ये 17 लोगों पर बाद में मुकदमा चला और ये 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। इसीलिए कहा गया है ना कि मर गए सब दिल बावफा हो गया, कौन समझे कौन जाने उस माँ के दिल का हाल। आइए, तो किस तरह से खजाना लूटा और किस तरह से मुकदमा चला, यहाँ पर खंडपीठ इसकी बनाई गई और लोग कैसे खड़े थे, वो पूरा दृष्टांत अंदर था। कहाँ बताइए? यहीं इसी जगह, इसी रूम में, यहीं पर ये सब डेस्क लगी, यहीं पर सब बना। गोमती नगर के 1090 चौराहा से शुरू होने वाली ये यात्रा लखनऊ के कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरती है। रास्ते में राजभवन और हजरतगंज जैसे शहर के प्रमुख इलाके दिखाई देते हैं। जीपीओ का वैभवशाली इतिहास भी आप इसी यात्रा में जान पाते हैं। इसके बाद पर्यटक बेगम हजरत महल पार्क और ग्लोब पार्क के पास से गुजरते हुए 1857 की क्रांति से जुड़ी ऐतिहासिक जगह रेजिडेंसी पर पहुंचते हैं। इसके बाद ये यात्रा छतर मंजिल के पास से होते हुए फिर हजरतगंज की ओर लौट आती है और पर्यटकों को विधानसभा भवन का विशेष दौरा कराया जाता है। यात्रा आगे गोमती रिवर फ्रंट के खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ती है। फिर यूपी दर्शन पार्क में भी रुकने का अवसर मिलता है और आखिर में यात्रा वापस 1090 चौराहा पर ख़त्म हो जाती है। इस टूर में रेजिडेंसी और यूपी दर्शन पार्क की टिकट, विधानसभा भवन में विशेष प्रवेश, साथ ही पर्यटकों के लिए सॉवेनियर यानी यादगार उपहार और हल्के स्नैक्स की व्यवस्था भी शामिल होती है।
लखनऊ दर्शन की बस अब हमें ले आई थी रेजिडेंसी पर। लखनऊ की रेजिडेंसी एक ऐतिहासिक जगह है जहां ब्रिटिश दौर में अंग्रेज अफसर रहा करते थे और यहीं से वे अवध का शासन भी चलाते थे। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहां अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच लंबी और भीषण लड़ाई हुई थी। आइए यहाँ के बारे में और अवध के बारे में विस्तार से जानते हैं। द रेजिडेंसी, और रेजिडेंसी के बारे में कहा गया है कि एक बैटल हुई जो 1764 में हुई, जिसको द बैटल ऑफ बक्सर के नाम से हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और ये बैटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दिल्ली के नवाब, अवध के नवाब और कलकत्ता के नवाबों ने पार्टिसिपेट किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुजाउद्दौला, बिकॉज ही डोंट वांट टू लूज़ हिज अवध, है ना। तो उनकी रिक्वेस्ट पर, यानी एक का नाम, जो नाम थे वो ये थे, सुजाउद्दौला साहब थे, मीर कासिम थे और शाह आलम थे। अवध, दिल्ली और बंगाल के नवाबों ने जब आक्रमण किया इनके ऊपर, इनको रोकने का अंतिम प्रयास किया बैटल ऑफ बक्सर में, फील्ड ऑफ बक्सर में, जो बिहार में है, तो वो जंग ये हार गए। हारने के बाद इनके बीच एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसको द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। उस समय नील के साथ हुई। वो नील के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही गंदा और ख़तरनाक व्यक्ति था वो। कहते हैं जब वो वहाँ से अवध के लिए चला, अवध के लिए कूच किया उसने, माने इलाहाबाद से चला लखनऊ के लिए, तो रास्ते में जितने लोग मिलते गए उनको बड़ी निर्दयता के साथ मारता गया, लूटता गया, घसीटता गया। बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यक्ति था, जिसको हमारे लखनऊ के आगमन में 110 लोगों की टुकड़ी, फ़ौज की टुकड़ी लेकर वो आ रहा था। और जैसे लखनऊ में एंटर करता है, वहाँ हमारे कैसरबाग एरिया में एक शेर दरवाज़ा है, उसी के पीछे से हमारे क्रांतिकारी उसको गोली मारते हैं और वो ग्लोब पार्क में गिरता है। ग्लोब पार्क जो मैंने अभी आपको दिखाया रास्ते में, वहीं उसकी सेमेट्री है और उसको दफन यहाँ किया गया। कहते हैं वो बाद में क्वीन का एडीसी भी बना, है ना। तो इतिहास के पन्ने बहुत कुछ कहते हैं। तो सुजाउद्दौला के ऊपर जो संधियाँ थोपी गई वो ये थी कि पहले तो आप 50 लाख रुपए, उस दौर में आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है, 50 लाख रुपए का जुर्माना देंगे, जो हमारा जान माल और अन्य अन्य चीज़ों का नुकसान हुआ है। और दूसरा कहते हैं कि हम अवध में अपना एक रेजिडेंट तैनात करेंगे, जिसका काम होगा नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच में एज अ ब्रिज काम करेगा। वो दोस्ताना संबंध कायम करेगा, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई ना हो। और तीसरा कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, है ना। देखिए उनकी मंशा तो कुछ और थी ना। और 50 लाख रुपए का जुर्माना ये सुजाउद्दौला भर नहीं पाए, और कहते हैं बड़ी टेंशन और बीमारी में 10 वर्षों के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। और जब सन 1774 में नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके जो बेटे थे आसिफउद्दौला बहादुर, उनको नवाब बनाया गया। और जब उनको नवाब बनाया गया तो वो नवनियुक्त नवाब थे, उनको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ना राजनीति का ना कूटनीति का, बिकॉज वो अपने फादर के साथ रहे नहीं उतने समय। कहते हैं जो बेटा अपने बाप के साथ रहेगा बिजनेस में या किसी और चीज़ में, तो वो सब कुछ सीखेगा, ये एक परंपरा होती है, लेकिन वो रह ही नहीं पाए। तो इस वजह से वो इतने कूटनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो कहा जाता है कि बाद में धीरे धीरे सीखे वो, समय के साथ उन्होंने थोड़ा सा तो वो लिया, लेकिन जब वो नवाब बने अपने बाप की जगह, यानी अपने अब्बा हुजूर की जगह, तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब ये जो ट्रीटी हमने आपके फादर के साथ की थी, वही ट्रीटी आपके साथ लागू होगी, और जो उनकी पेंडेंसीज हैं उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो इस एवज में वो गए अपनी अम्मा के पास। अम्मा बोलते थे, अवध की लैंग्वेज है अम्मा, है ना। तो अपनी अम्मा के पास गए और फैज़ाबाद, और अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा हमें कुछ धन की आवश्यकता है, अम्मा हमें कुछ धन दे दीजिए। या अवधि में कहें तो वो इस तरह से कहे होंगे कि अम्मा हमें कुछ रुपया पैसा चाहिए, काहे ये जो अंग्रेज हैं हमरे ऊपर जो है कहा था, दबाव डाला था कि हमें इनके लिए रेजिडेंसी बनावे कहा है, और हमें इनका कर्ज चुकावे कहा है, जौन अब्बा हमार कर्ज ले रहें। तो उस तरह से प्रस्तुत किया होगा। तो इनकी अम्मा ने कहा तू यह चला जा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमरे लगे एक फूटी कौड़ी ना है इन गोरी चमड़ी वाले मनई के लिए। ये जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, इनके लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है।
तो वो उस बात से नाराज़ होकर लखनऊ तशरीफ़ लाते हैं और अंग्रेज़ों को सारा वाक़या बताते हैं। और वो वाक़या बताने के बाद अंग्रेज़ इनको प्रेशराइज़ करते हैं और कहते हैं कि भाई एक डू वन थिंग, कि आप एक काम करिए, सबसे पहले तो राजधानी शिफ्ट कीजिए। और आसिफ़ुद्दौला बहादुर के माँ का नाम था बहू बेगम, क्योंकि वो बहुत तेज़ तर्रार लेडी थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करेंगी, इसलिए इन पर प्रेशर डलवाया और इनसे कैपिटल शिफ्ट करा ली लखनऊ। और 1775 में फैज़ाबाद से कैपिटल यानी राजधानी जो शिफ्ट होती है वो लखनऊ आ जाती है। और लखनऊ आती है तब लखनऊ में एक लखनऊ का कहते हैं उस समय भाग्योदय होता है, क्योंकि उसी समय एक और व्यक्ति का नाम जुड़ता है आसिफ़ुद्दौला के साथ, जिसका नाम था क्लॉड मार्टिन। क्लाउड मार्टिन बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है आसिफ़ुद्दौला का, और उसके बाद गोमती के दाहिने तट पर वो बहुत सारी ज़मीनें खरीदता है, बहुत खूबसूरत पैलेसेस बनाता है, और वो पैलेसेस बनाकर नवाबों को, अंग्रेज़ों को बेचा करता था। ही वॉज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट। और धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है और सन 1797 में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आसिफ़ुद्दौला साहब ज़मींदोज़ हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है और वो अवध को छोड़कर चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद नवाब बनते हैं सादत अली खान। पहले नवाब कौन थे? सादत खान वॉज द फर्स्ट, सादत अली खान वॉज द फिफ्थ, है ना। तो सादत अली खान नवाब बनते हैं 5वें, और 5वें नवाब बनने का नतीजा ये होता है कि उसके एवज में उनसे जो ब्रिटिश थे यानी कंपनी के लोग थे, उन्होंने उनसे आधा राज्य मांग लिया और इसी शर्त पर बनारस से लाकर नवाब बनाया। और वो भी उस समय उस दौर में नवाब बनने के लिए मचल रहे थे, तो वो तैयार हो गए कि हाँ भाई हम तो नवाब बन रहे हैं, फ्री फंड में सब मिल रहा है तो क्या करना है। लेकिन बाद में उनको इस बात का दंश बहुत झेलना पड़ा, और कहते हैं कि जब वो अंग्रेज़ों को टैक्सेस वगैरह देने में नानुकुर करने लगे, तो अंग्रेज़ रेजिडेंट ने उनको उन्हीं के साले के हाथों जहर खिलवा दिया, और कसरुल सुल्तान में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। और उनके बेटे रफ़तुद्दौला और शमशुद्दौला, 2 बेटे थे उनके। तो उसमें से जो बड़े बेटे थे रफ़तुद्दौला, वो अपने दोस्त जो उन्नाव के राजा थे उनके साथ मिलकर गए, और जहाँ उनकी लाश पड़ी थी वहाँ, क्योंकि अंग्रेज़ रेजिडेंट ने पहरे बिठा दिए थे, तो उन्होंने वहाँ खिड़की तोड़ी और खिड़की तोड़कर पीछे से गए और अपने अब्बा की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। देखिए यहाँ सिनेरियो चेंज होगा पूरा, नवाबियत ख़त्म होगी और बादशाहत शुरू होगी। तो अंग्रेज़ रेजिडेंट अंदर घुसता है, जब वो अपने अब्बा की लाश के पास बैठ के रो रहे होते हैं, तभी वो ब्रिटिश रेजिडेंट अंदर घुसता है, और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, बम सन्नाटा एकदम, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़े। और फिर अंग्रेज़ रेजिडेंट जब अंदर घुसता है तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बूटों की आवाज़ आती है, टाक 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 टाक। जैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट अंदर एंटर करता है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बात होती है वो कसरुल सुल्तान की दीवारों ने सुना, जिसे हम लाल बारादरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तो ये जगजाहिर हो गया कि क्या बातें हुई, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट बाहर निकलता है और इनकी क्राउन सेरेमनी उसी समय अनाउंस करता है कि गाज़ीउद्दीन हैदर, बाद में उसको जो नाम मिला वो गाज़ीउद्दीन हैदर मिला, और गाज़ीउद्दीन हैदर का हाथ पकड़कर जब वो कहता है कि अब अवध के प्रथम बादशाह ये होंगे, तो वो बातें ये हुई होंगी जो लोग कयास लगाते हैं कि दिल्ली की सल्तनत से आपको अपने सारे राजनीतिक रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये सारे नवाब दिल्ली के सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो अपने राजनीतिक रिश्ते सारे तोड़ने पड़ेंगे और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना पड़ेगा। तो अवध उस समय स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ 1814 और 1813 के नियर। और उसके बाद अवध के जो प्रथम बादशाह बनते हैं वो गाज़ीउद्दीन हैदर बहादुर बनते हैं। उसके बाद अवध स्वतंत्र हो जाता है और टैक्सेस, क्योंकि अंग्रेज़ों को टैक्सेस चाहिए था और ये भी अंग्रेजी स्टाइल के कायल थे, आई मीन दिस मैन गाज़ीउद्दीन हैदर। और अवध में कहते हैं सबसे शानदार ताजपोशी अवध के क्राउन उसमें इन्हीं की हुई। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता है, फिर नसीरुद्दीन हैदर अवध के द्वितीय बादशाह बनते हैं, फिर तृतीय बादशाह उनके चचा जान मोहम्मद अली शाह बनते हैं, फिर चौथे नवाब बनते हैं अमजद अली शाह बादशाह।
और जिसने जो हज़रतगंज है उन्होंने उनको प्यार से लोग हज़रत कहते थे, इसलिए वहाँ चूँकि बाज़ार थी तो बाज़ार का एरिया गंज कहलाता है, तो वो एरिया हज़रतगंज कहलाया। और बाद में उसको विक्टोरियन स्टाइल में उन्होंने बनवाया, और जब ब्रिटिशर्स निकलते थे वहाँ तो वहाँ इंडियंस का जाना मना हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। हिस्ट्री कह रही है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, है ना। तो आई एम जस्ट टेलिंग ब्रीफिंग। तो उसके बाद कहते हैं कि फिर अमजद अली शाह के बाद हमारे लास्ट नवाब अस्तित्व में आते हैं। 1847 में वो गद्दी नशीन होते हैं, जिनका नाम होता है वाजिद अली शाह साहब। और वाजिद अली शाह साहब के बारे में कहा गया है कि वो इतने खूबसूरत आदमी थे, उनका मिजाज इतना खूबसूरत था कि उन्होंने लखनऊ को इतना फ्लोरिश किया, इतना प्यारा बनाया। यहाँ सारे सिंगर्स और डांसर्स, ठुमरी, दादरा, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, कथक और हर एक चीज़ को उन्होंने एक नया आयाम दिया। का नाम वाजिद अली शाह वो पीछे रखा गया था 2014 के करीब। और उसके बाद इतना फ्लोरिश किया कि लखनऊ एक अलग मुकाम पर पहुंच गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो नवाब बने, उन्होंने अपने फिर से राजनीतिक रिश्ते जोड़ने शुरू किए दिल्ली की सल्तनत से, और जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित किया। और उसके बाद वो अपने कई सारे सैनिकों को, कमांडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और एक अलग सेना बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनका देश निकाला कर दिया। और कहते हैं लखनऊ के लोग उनसे जब चाहते थे तब मिल लेते थे, और लखनऊ के लोग इसीलिए उनको प्यार से जाने आलम कहते थे, जो जान से भी ज़्यादा प्रिय हो। तो कहते हैं जब उनका देश निकाला हुआ तो वो लखनऊ छोड़कर जा रहे थे, और उन्हीं के पीछे पीछे लखनऊ के लोग उनको छोड़ने के लिए कानपुर तक चले गए। और मंज़र ये था, औरतें और बच्चे छत पर खड़े हुए रो रहे थे और बाकी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि कभी वो गोमती नदी पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते थे, कभी कृष्ण बनते थे, कभी राम बनते थे, कभी लक्ष्मण बनते थे। इस तरह का उनका मिजाज था। और इसीलिए जब कहते हैं अपने साथ हुई जातियों की शिकायत करने कलकत्ता जा रहे थे मलका विक्टोरिया से, उसके बाद वहीं उनका देहांत हुआ मटिया बुर्ज में, पश्चिम बंगाल में, और वहीं वो ज़मींदोज़ हुए। और यहाँ के लोगों ने कयास लगाया, क्योंकि मिजाज से शायर होते ही थे यहाँ के लोग, और यहाँ की शायरियाँ वगैरह बहुत फेमस थी। वो कहा नहीं गया मैम कि किया तबाह दिल्ली ने भी बहुत गालिब, किया तबाह दिल्ली ने भी बहुत गालिब, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया, मगर खुदा की कसम गालिब लखनऊ ने लूट लिया। तो लखनऊ के लोगों ने उनके मुंह के शेर को पढ़ा कि आखिरी टाइम वो क्या सोच रहे होंगे, मरने से पहले, ज़मींदोज़ होने से पहले वो क्या सोच रहे होंगे। तो लखनऊ के लोगों ने कुछ इस तरह से बयां किया कि वो कुछ यूं कह रहे होंगे कि मिट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मरने के बाद भी याद आ रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मरने के बाद भी याद आ रहा है कोई। ऐ खुदा एक पल की ज़िंदगी और दे मुझे, ऐ खुदा एक पल की ज़िंदगी और दे मुझे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है कोई, मेरी कब्र से उदास जा रहा है कोई। तो ये वाजिद अली शाह साहब की आखिरी लाइंस समझ लीजिए लखनऊ वालों ने ऐसे बयां की। तो इतना दर्द था। तभी उसी दौरान एक बैरकपुर में पश्चिम बंगाल के एक बम फूटता है, एक चिंगारी लगती है, और वो होता है मंगल पांडे, जो उन्हीं ब्रिटिशर्स का सिपाही होता है। और वो वहाँ विद्रोह की पताका ऊंची करता है और कहता है, क्योंकि एक नई बुलेट इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय जिसको दांत से छीलना पड़ता था, वो काऊ और पिग, गाय और सूअर की चमड़ी से बनी हुई होती थी, जिसको मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत होती। तो उन्होंने कहा कि आज से इन अंग्रेज़ी कारतूसों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन उसी के पनिशमेंट देने के बजाय उनको सीधे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और उसी के बाद उनकी 34वीं बंगाल बटालियन, कहते हैं 34 थी ना, हाँ, तो उनकी उस बटालियन ने मेरठ से विद्रोह किया। और वो विद्रोह मेरठ होते हुए जालौन, उरई, कानपुर, झांसी होते हुए, फैज़ाबाद होते हुए जब लखनऊ आता है, तो बेगम हज़रत महल जो उनकी वाइफ थी, वो वैसे ही गमशुदा थी कि अपने मियाँ से बिछड़ने का गम था। कहते हैं कि वाजिद अली शाह से बिछड़ने का इतना गम था कि उन्होंने सारे क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया यहाँ, और सब ने मिलकर इस रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद कहते हैं वो लड़ाई
कंटिन्यूसली 87 डेज तक चली और उसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरी रेजिडेंसी खंडहर बन गई। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ गोलों के निशान और गोलियों के निशान साफ साफ आपको यहाँ पर दिखेंगे। जब अंग्रेजों ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाकर निर्वासन में कलकत्ता भेज दिया तो पूरे अवध में असंतोष फैल गया। नवाब के जाने के बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ में मोर्चा संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 की लड़ाई के दौरान लखनऊ रेजिडेंसी अंग्रेजों का सबसे बड़ा ठिकाना थी। विद्रोहियों ने यहाँ पर जोरदार हमला किया और लड़ाई के दौरान रेजिडेंसी की कई इमारतों की छतें उड़ा दी गई। इस संघर्ष में कई अंग्रेज सैनिकों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी मारे गए। आज रेजिडेंसी परिसर में एक म्यूजियम भी है जहाँ 1857 की लड़ाई से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज, हथियार और उस समय की कई ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ आकर लोगों को उस दौर की पूरी कहानी समझ में आती है। रेजिडेंसी के अंदर ही एक पुराना चर्च और कब्रिस्तान भी है। 1857 की लड़ाई में मारे गए कई अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को यहीं दफनाया गया था। इन कब्रों पर आज भी उनके नाम और उस समय की तारीखें लिखी हुई दिखाई देती हैं। ये मेंशन है, ये 1907 1907 से दिसंबर 16 1907। 1873 से 1907 तक। हाँ, तो ये एक लंबी अवधि जी गए। ये 1909, हाँ ये बच्चे की है। सबसे खास बात यह है कि रेजिडेंसी की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। इट वॉज कॉल्ड बैंक्वेट हॉल, उस समय का क्लब हाउस था ये, है ना। और इसको नवाब सादत अली खान ने बनवाया था। और अभी आप जिस गेट से घुस के आए अंदर, वो बेलीगारत गेट कहलाता है। जब जॉन बेली यहाँ आया, उसके सम्मान में 19वीं शताब्दी में ही सादत खान ने इस गेट का निर्माण करवाया था। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये द्विमंजिला इमारत हुआ करती थी। ये पहली मंजिल पर आपको फायर प्लेसेस के कुछ अवशेष देखने को मिल जाएंगे। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है ये शाखू वुड है। शाखू वुड के बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ी, 100 साल पड़ी और 100 साल सड़ी, फिर से रीयूज़ हो जाती है। और पहले जो ये डोर्स के बीम होते थे वो लकड़ी के दिए जाते थे। वैसे आजकल हम लोग आयरन बीम देते हैं, लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि आर्किटेक्चरली इसको देखेंगे अगर, तो ये ब्रिक्स इसको बैलेंस कर रहे हैं, इसके वेट को। और ये इसके की स्टोन है। अगर इसको हटा देंगे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये लगा रहेगा और इसको हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये उस समय का आर्किटेक्चर था। और इसमें जो यूज़ हुआ है वो लाइम, पल्सेस, जैगरी, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाकर इसको सड़ाया जाता था। चूने को बहुत मलमल किया जाता था, तब जाकर इसका प्लास्टर तैयार होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती थी। तो कहते हैं चूनी से बनी हुई बिल्डिंग, चूने और सुर्खी से बनी हुई बिल्डिंग की एज कम से कम 2600 साल होती है। और उससे ज़्यादा आप कितना इसको प्रोटेक्शन देते हैं, कितना आप इसका रख रखाव करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होता है। इट वॉज द ब्यूटीफुल फाउंटेन, जो कि अभी थोड़ा अलग व्यवस्थाओं में है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो वर्क हुआ था टाइल्सिंग का, वो इनलेड वर्क कहलाता है। इनले वर्क और पच्चीकारी। परिसर में उस समय इस्तेमाल की गई पुरानी तोपें भी रखी हुई हैं, जो 1857 की उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाती हैं। इनका यूज़ 1799 में मैसूर वॉर में हुआ, 1825 भरतपुर और 1857 में लखनऊ में। न जाने कितने क्रांतिकारियों का खून पिया इन्होंने। और आप ये देख रहे हैं जो बुलेट्स के निशान, ये आपको ये दर्शाते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी लड़े वो कोई बहुत ट्रेंड बंदूकधारी या वो नहीं थे। लखनऊ दर्शन की बस यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक छोटा सा सॉवनियर यानी यादगार उपहार भी दिया जाता है। ये सॉवनियर आमतौर पर लखनऊ की पहचान से जुड़ा होता है। इसमें आपको एक पाउच के अंदर इत्र की शीशी दी जाती है और साथ में लखनऊ दर्शन का एक कार्ड भी मिलता है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी पर्यटक इसे देखें, उनके जहन में लखनऊ की यात्रा और यहाँ की ऐतिहासिक जगहों की यादें फिर से ताज़ा हो जाएं। ये छोटा सा उपहार यात्रियों के लिए लखनऊ की यादगार निशानी बन जाती है। रिफ्रेशमेंट के तौर पर चिप्स और जूस भी दिया जाता है और साथ में एक वाटर बॉटल भी।
यात्रा में अब बारी थी लखनऊ विधानसभा की। लखनऊ के दिल में स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन देश की सबसे भव्य और ऐतिहासिक सरकारी इमारतों में से एक है। इस शानदार इमारत का निर्माण सन 1922 में शुरू हुआ था और 1928 में इसे पूरा कर लिया गया था। इसे वास्तुकार सर सैमुअल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह ने मिलकर डिजाइन किया था। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी खूबसूरत और भव्य बिल्डिंग आज तक नहीं देखी थी। ये बिल्डिंग अपने गोल गुंबद, विशाल स्तंभों और इंडो सरसैनिक शैली के आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जिसमें भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर संगम दिखाई देता है। दूर से ही इसका भव्य गुंबद और विशाल प्रवेश द्वार इसकी शान को दर्शाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर वो विधानसभा कक्ष भी है जहां आज प्रदेश के विधायक बैठकर राज्य के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इस कक्ष की छत और दीवारों पर मोरों के सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। हाल ही में इसके झूमर को भी बदला गया है। विधानसभा की यात्रा से मन गदगद हो गया। यहाँ आकर लगा कि लखनऊ दर्शन की यात्रा सच में हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, अभी हमारा सफ़रनामा आ पहुँचा है यूपी विधानसभा के अंदर और ये 1922 में इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी और एक तरह से 100 साल हो गए हैं इस इमारत को। इसके अंदर के फर्नीचर, इसके अंदर की कारीगरी, हर चीज़ 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और ऐसा लग रहा है, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन उनको देख के ऐसा लगा कि मानो अगर स्वर्ग की जो परिभाषा होती है, वहाँ के महलों की जो परिभाषा होती है, वैसा ही कुछ डिज़ाइन अंदर का था। और जो विधान भवन के अंदर की जो तस्वीरें हैं, जो अंदर जो डिज़ाइन है, वो भी कमाल का है दोस्तों। मतलब मुझे अपनी आंखों पे एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि ये भी किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर ताजमहल अजूबा है तो ये भी किसी अजूबे से कम ये इमारत नहीं है और कमाल की कारीगरी है, कमाल का आर्किटेक्चर है। अद्भुत महसूस हो रहा है इस इमारत में के अंदर आकर और एक तरह से मेरा जो लखनऊ का जो सफ़रनामा है वो कामयाब हुआ ऐसी जगहों पर, ऐसी जगह आकर। इस बस की शुरुआत हुई 7 जनवरी को। उससे पहले हम लोगों ने रूटिंग मैपिंग की और हमारे टूरिज़म के डीजी साहब मिस्टर अमृत अभिजात सर और फिर हमारे जो एमडी सर हैं मिस्टर आशीष कुमार जी, उनका बड़ा मन था कि जो है यहाँ डबल डेकर बस शहर में टूरिज़म के पर्पज़ से, लखनऊ दर्शन के पर्पज़ से चलनी चाहिए। तो उन्होंने एक रूट प्लानिंग के लिए बोला और वो रूट प्लानिंग हम लोगों ने सबने मिल के की। इसी साल से हुई है? हाँ, 7 जनवरी 2026 में ये बस शुरू हुई रूट प्लानिंग होने के बाद। और इसमें सर लोगों का बड़ा इनिशिएटिव था कि हम इसमें कुछ नया दिखाएं, कुछ ऐसा करें जहाँ कोई नहीं लेकर जाता है वहाँ हम लेके जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने ये शुरू किया और फिर विधानसभा में परमिशन मिली हमें और उसके बाद जीपीओ एक हिडन जेम की तरह था और लोग आते थे, चिट्ठियाँ पोस्ट करते थे, अपने स्पीड पोस्ट करते थे और चले जाते थे। दे डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जीपीओ। ज़्यादातर लखनऊ के हों या बाहर के हों, इवन लखनऊआ पीपल डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जीपीओ, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं सभी की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। और उनमें से जो जीपीओ वगैरह में काम कर चुके हैं उन्हें शायद पता होगा कि इतिहास क्या है, अदरवाइज़ और किसी को नहीं पता है। और इसमें हमने क्राइस्ट चर्च जोड़ा है, हमने जरनैल कोठी जोड़ा है और जरनैल कोठी भी लोग अमूमन जाते नहीं थे। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने बस की शुरुआत की और अभी टूर बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब चूँकि थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जब स्कूल वगैरह खुल जाते हैं बच्चों के, नहीं तो कल शाम को भी हमारे पास 19-20 लोग थे, सुबह भी 17-18 लोग थे। तो अभी टूर शाम को है, हमारे पास 17-18 लोग हो जाएंगे शाम को। तो ऐसे निरंतर चलता रहे और शो मस्ट गो ऑन वाला बात है, जिससे हमारे शहर में जो टूरिस्ट हैं जिनकी पॉकेट उतना लंबा बजट अलाउ नहीं करती है, इट्स अ वेरी फ्रेंडली पॉकेट टूर, है ना। तो पॉकेट फ्रेंडली टूर यू कैन से। दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ का ऐतिहासिक सफ़र खत्म होता है, लेकिन इस शहर की कहानियाँ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। नवाबों की तहजीब, इतिहास और शानदार इमारतों से भरा लखनऊ हर कदम पर एक नई कहानी सुनाता है। उम्मीद करता हूँ आपको लखनऊ दर्शन का मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नई जगह, एक नए सफ़र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।